हेलो दोस्तों, शॉन टिप्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सब हेलो दोस्तों, शॉन टिप्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्पेसिफिकली सब्सक्राइबर्स के लिए है, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और रूटीनली हमसे जुड़े रहते हैं एक फैमिली की तरह। तो आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों का हम लोग साइंटिफिक जवाब देने की कोशिश करेंगे विद प्रूफ, ताकि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आए उस सवाल के जवाब में। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आजिम खान साहब का है। उन्होंने पूछा है कि बस एक सवाल, क्या चील का पंजा सर पे लगने से रेबीज हो सकता है, और अगर इंसान किसी कुत्ते का झूठा या किसी गिलहरी का झूठा खाने से भी होता है तो जरूर बताना सर। आजिम जी, इस सवाल के जवाब में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो चील होती है वो एक बर्ड होती है, और जितना भी जो रेबीज होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की वजह से होता है, यानी कि स्तनधारी जानवरों की वजह से। और जो चील है वो स्तनधारी जानवर नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको रेबीज नहीं हो सकती। हाँ, सर पे चोट जरूर लग सकती है, थोड़े बहुत बाल उड़ सकते हैं, मेरे जैसे मेरे बाल उड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि जो अगर कुत्ते का झूठा खाना है, गिलहरी के झूठे खाने से, इनसे इस तरह से रेबीज नहीं होता है। गिलहरी और जो गिलहरी का जो झूठा होता है उसमें रेबीज का वायरस होता ही नहीं है, मिलता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो उतनी अमाउंट में नहीं मिलता जितना कि जिससे रेबीज हो सके। रेबीज तभी हो सकती है जब कोई गिलहरी आपको काट ले और उसके अंदर रेबीज हो, लेकिन आज तक इस तरह के केसेस रिपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात रही कुत्ते का झूठा खाने की, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं वो ये सवाल बार बार पूछते हैं कि कुत्ते का झूठा खाने का मतलब क्या है। कि कुत्ते का जो स्लाइवा होता है उसमें वायरस होता है, अगर उसका डायरेक्ट आपके मुंह में चला जाए स्लाइवा, या आपकी आंखों में चला जाए, नाक में चला जाए, तो एक चांस होता है, वो भी तब जब डॉग को रेबीज हो। और जो पागल कुत्ता है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरीके से हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि कुत्ते का झूठा खा लिया, कुत्ते को खिलाते हुए खा लिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है रिंकी दास जी का, अशोक कुमार गौतम जी का और रिंकी दास जी का ही सेम सवाल है, इसलिए मैंने तीनों को एक ही साथ रखा है। रिंकी दास जी का सवाल है कि सर, क्या आने वाले साल में रेबीज का इलाज संभव होगा, प्लीज रिप्लाई। अशोक कुमार गौतम जी का सवाल है, क्या रेबीज ह्यूमन को बचाया जा सकता है, क्या कोई रेबीज होने के बाद आज तक कोई बचा है या नहीं है। रिंकी दास जी का एक और सवाल है, रेबीज होने के बाद क्या कोई बच नहीं पाए आफ्टर वैक्सीनेशन। रिंकी जी और अशोक जी, थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, आज तक सिर्फ हार्डली एक दो लोग जो हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 4-5 लोग हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड लोग जो हैं वो एक या दो ही लोग हैं जो रेबीज की वजह से बचे हैं। एक केस कंफर्म है कि रेबीज था और वो बच पाया था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मिलवॉकी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। मिलवॉकी प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि रेबीज में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन का सिस्टम खराब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि रेबीज वाले मरीज को सडेशन देते हैं, एक तरह के कोमा में लेके जाते हैं दवाइयों की वजह से, जिससे क्या होता है ब्रेन काम करता नहीं है, और कुछ लोगों में धीरे धीरे एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से वो उसका एक स्कोप है। लेकिन अभी तक एक या दो केसेस रिपोर्टेड हैं जो मिलवॉकी प्रोटोकॉल से बचे हैं। बाकी जितने लोग रिपोर्ट हुए हैं उनका अभी तक कंफर्म नहीं है कि रेबीज वाकई में उनको था या नहीं था, तो इसलिए रेबीज का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट आए जो नर्व के ऊपर अटैक करे और उसके अंदर जो वायरस है उसके ऊपर अटैक करके वो एंटीबॉडी वायरस को खत्म कर दे। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पे रिसर्च जो है बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों की मौत होती है हर साल। फिर बात आता है JVJKKHJD, नाम मुझे पता नहीं है। इन्होंने मुझसे कई बार सवाल पूछा है कि स्क्रैच लगा है पंजे से, नाखूनों से, तो क्या उसकी वजह से उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया है, टीटी का इंजेक्शन लगवाया है, तो क्या उसकी वजह से रेबीज हो सकता है। देखिए, इसकी वजह से रेबीज नहीं हो सकता। स्क्रैच, जो पंजे के स्क्रैच से रेबीज नहीं होता है, इसकी बहुत ही रेयर, बहुत ही विरली पॉसिबिलिटी ये कहते हैं कि अगर कुत्ता पागल है और वो अपने नाखूनों को चाट रहा है बुरी तरह से, और उसने एकदम से तुरंत से चाटने के बाद आपको नाखून मार दिया, ऐसा आज तक कोई केस रिपोर्ट नहीं है। ये तो थ्योरेटिकल हम बता रहे हैं कि शायद एक तरह की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर उसने पंजा मारा तो उस तरह से आपको रेबीज नहीं होने का रिस्क है, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है। साथ में टीटी का इंजेक्शन लगवाना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीटी के जो कीटाणु होते हैं वो आमतौर पर मिट्टी वगैरह इनमें होते हैं, और नाखूनों में मिट्टी फंसी होती है, तो उसकी वजह से टीटी होने का रिस्क होता है। तो इसलिए टीटी का इंजेक्शन लगवा के आपने बहुत अच्छा किया, तो थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। फिर सवाल है पीर झालार जी का,
झालर जी, मैं नाम गलत बोल रहा हूं तो माफ कर दीजिएगा, इन्होंने बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल पूछा और ये रेबीज पे काफी ज्यादा खूब सारा पढ़ते भी हैं। और इन्होंने हमसे बोला कि सर आप गूगल में जाकर देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर रेबीज ट्रीटमेंट 2019 वेबसाइट खोलिएगा, यूट्यूब में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर रेबीज ट्रीटमेंट प्लीज ये करिए। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया, वो एक तरह की दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिनम के बारे में, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लिटरेचर में उस पर काफी कुछ सर्च कर लिया है और मैं उसके बारे में एक्सपर्ट से पूछ रहा हूं, इसलिए मैं उस पर वीडियो इतना जल्दी नहीं बना रहा हूं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये पॉसिबल नहीं है, ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का भी नाम बताया पटियाला में किसी का, और उन बताया कि उनकी वेबसाइट है या उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें जो है वो बोल रहे हैं कि वो रेबीज जो ठीक हो सकता है। तो मैंने जो है डॉक्टर हरदीप सिंह है उनकी वेब जो यूट्यूब चैनल पे गया, मैं वो वीडियो मैंने उनको देखा और वीडियो देखने के बाद मैंने डॉक्टर हरदीप जी से रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल नागरिक हो। 60,000 लोग हर साल पूरी दुनिया में मरते हैं और उसमें से 20,000 लोग जो है हमारे इंडिया में मरते हैं। रेबीज जानलेवा है, अगर हो गई तो जान जाएगी ही जाएगी। एक पागल कुत्ता भी अगर 100 लोगों को काट ले तो 30 लोगों को ही रेबीज होगी अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाया तो, बाकी 70 लोगों को तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो पागल कुत्ता ही काट ले। और ये लोग क्या करते हैं, मंत्र के नाम पे उन्हीं 70 लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जिनको तो वैसे भी रेबीज नहीं होना था। डॉक्टर हरदीप जी ने इसका जवाब भी दिया कि सर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट इंडियन विलेज टेक्निक, यानी कि मैं पुरानी टेक्निक्स के बाद बात कर रहा हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। तो ये प्राचीन देहाती तरीका है। तो मैंने जवाब लिखा कि सर ज्यादातर लोग रेबीज की वजह से देहाती लोग ही मरते हैं, इसलिए आपको इस तरह की वीडियो को प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस देना चाहिए। उसके बाद में हालांकि मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए WHO का डॉक्यूमेंट है, इसमें 59,000 के करीब जो लोग हैं हर साल मरते हैं और 99% लोग जो है पागल कुत्ते काटे की वजह से होता है और ये बहुत ही नेग्लेक्टेड बीमारी है। इंडिया में देखिए 20,000 के करीब जो लोग हैं हर साल मरते हैं, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है रेबीज की वजह से मरने वाले लोग जो है इंडिया से होते हैं। इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि नोटिस नहीं हो रही, क्योंकि रेबीज के केस अलग अलग जगह पे होते हैं, गांव में होते हैं, तो पता ही नहीं चलता। अगर मान लीजिए एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को रेबीज हो जाए तो शायद एकदम से ध्यान जाएगा सबका, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो डेथ्स होती है वो अलग अलग जगह पे होती है, इसलिए इसका थोड़ा पता लग नहीं पाता। और बहुत जगह पे तो ऐसा भी होता है कि रेबीज से बंदा मर गया लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि उसको रेबीज हो गया था। फिर देखिए रघुवीर निषाद जी का है। रघुवीर निषाद जी हमारे बहुत ही रेगुलर सब्सक्राइबर है। इन्होंने पूछा कि एक वीडियो में मैंने बोला है कि इंट्रामस्कुलर से इंट्राडर्मल और इंट्राडर्मल से इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं, लेकिन बस रेबीपुर या अभयपुर या रेबीवैक्स में ही है जो कि ये प्राइवेट में ही लगती है। क्या सिर्फ इन्हीं वैक्सीन में बदल सकते हैं कि सरकारी में अगर 2 इंजेक्शन लगवाने के बाद इंजेक्शन अगर खत्म हो जाए तो बाकी इंजेक्शन रेबीपुर या अभयपुर नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते, क्योंकि सरकारी जो अस्पताल में सर इन सब वैक्सीन अलग अलग होते हैं। रघुवीर निषाद जी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया जो है अलग अलग वैक्सीन लगती है। देखिए हमारी कंट्री में एक जो है वैक्सीन जो है लाइसेंस्ड होती है कि यही वैक्सीन जो है लगाई जाएंगी, और जो आज मॉडर्न मेडिसिन हैं, जो मॉडर्न वैक्सीन हैं, उनमें ज्यादातर वैक्सीन जो है हमारे कंट्री में लाइसेंस्ड है, और जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लग सकती है वो इंट्राडर्मल भी लगाई जा सकती है। तो रघुवीर जी इससे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू रघुवीर जी सवाल पूछने के लिए। अगला सवाल है पूजा सिराज जी का। मेरे पापा को 1 ईयर पहले कुत्ते ने काटा था और पापा ने एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया था, पर बिल्कुल ठीक है, और हमें डॉक्टर ने कहा उनको कभी आगे जाके रेबीज तो नहीं होगा ना, या फिर अब इंजेक्शन लगवा सकते हैं रेबीज का? प्लीज रिप्लाई प्लीज। पूजा सिराज जी का एक ये सवाल भी है कि अगर रेबीज वाला जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई और उसको किसी ने छुआ हो तो क्या उसको रेबीज हो सकता है क्या? ये दोनों सवालों के मैं जवाब देता हूं। पूजा जी देखिए, अगर 1 साल पहले कुत्ते ने काटा है और वो कुत्ता अनजाना था और कहीं आपको पता ही नहीं उस कुत्ते के बारे में अब, और आपका जख्म बहुत बड़ा था, आपको लगता है कि जख्म उस टाइम पे ज्यादा बड़ा था, तो अब भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, अगर कुत्ता आपकी जानकारी में आसपास है और वो आपके बाबूजी को काटने के बाद 10 दिन से ज्यादा जिंदा रहा
तो फिर अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे सवाल के जवाब में कि रेबीज इस तरीके से नहीं फैलती है। अगर मान लीजिए जो रेबीज वाला जो इंसान है उसको टच करने से उस तरह से रेबीज नहीं फैलती है, तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रिंकी दास जी का एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर 10 दिन बाद अगर कुत्ता मर जाए तो रेबीज होगा या नहीं। देखिए रिंकी जी, 10 दिन की वाली बात जो है लोगों ने बहुत अच्छी खासी रिसर्च करी, और ये जो एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो 2008 में हुई थी, और इन लोगों ने काफी लोगों को स्टडी किया, काफी डॉग्स को स्टडी किया, 1222 कुत्तों को और 303 जो बिल्लियों को स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि जो 10 दिन का जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए जितने भी जो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, अमेरिकन ह्यूमैन की एक वेबसाइट है उससे, उसमें उनका ये कहना है कि जी जो 10 दिन का इसलिए बताया गया है कि अगर रेबीज से इन्फेक्टेड अगर एनिमल होता है तो वो तभी वायरस को फैला सकता है जब उसके अंदर सिम्टम आना शुरू हो गए हों, यानी कि रेबीज के जब लक्षण आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद ही वो दूसरे लोगों को फैला सकता है। और जब एक बार लक्षण आना शुरू हो गए तो उसके बाद में जो डॉग है वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता, यानी कि 10 दिन के अंदर ही अंदर वो मर जाएगा। 10 दिन से ज्यादा अगर वो जिंदा रह गया है इसका मतलब ये है कि उसने जब आपको काटा तो उस वक्त उसके जो स्लाइवा में रेबीज का वायरस नहीं था, और अगर वो 10 दिन से पहले मर जाता है तो वो रेबीज के जो डॉग है उसको टेस्ट करवाना चाहिए, और आपको तो अपना वैक्सीन पूरा करवाना ही चाहिए। हर जगह पे जो है टेस्ट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। रघुवीर निषाद जी का ही एक सवाल है कि रेबीज से 3 प्रकार की फोबिया होती है, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया और फोटोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि पानी से डर लगता है, डर भी नहीं लगता है, वो पानी पी नहीं सकता, उसके गले में दर्द होता है इसलिए लोगों को लगता है इसको पानी से डर लगता है। एरोफोबिया ये होता है कि जब उसके फेस पे सेंसेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हवा भी लगती है तो उसकी जो गले की जो मसल्स हैं वो सिकुड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है, तो काफी डरा हुआ महसूस करता है। फोटोफोबिया, मुझे लगता है कि रघुवीर जी ने ये सवाल इसलिए पूछा है फोटोफोबिया क्योंकि आजकल सेल्फी का जमाना है, तो उनको डर लग रहा होगा कि सेल्फी खींचने से तो रेबीज वगैरह नहीं हो जाएगा। तो चलिए ये मजाक की बात है। फोटोफोबिया, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, पेड़ अपना खाना बनाते हैं, वही है ये फोटोसिंथेसिस वाला। तो फोटोफोबिया का मतलब है कि सनलाइट या किसी भी तरह की लाइट से, तेज लाइट से उसको डर लगता है, तो ये तीसरे टाइप का फोबिया हो गया। अगला सवाल है अनीश अशरफ जी का, अगर किसी को डॉग ने काटा, उसने चलते पानी में नहीं धोया बट टिटनस का इंजेक्शन भी लिया और वैक्सीन 0 डे पे लगवाया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? देखिए अनीश जी, आपने बहुत अच्छा किया, टीटी लगवाया आपने, बहुत ही जल्दी आपने वैक्सीन लगाई, बहुत अच्छी बात है, और अब आप पूरा कोर्स करिए, बहुत सेफ रहोगे। हम हैंड जो जख्म को धोने की बात इसलिए करते हैं कि अगर कई बार क्या होता है कि कोई बंदे को जख्म पे काट लिया और वो उसको थोड़ा टाइम भी लगता है पहुंचने में वैक्सीन लगवाने में, एक तो ये बात है। दूसरा बात है कि वायरस जो है जख्म के ऊपर पड़ा है, उस टाइम पे साबुन से, पानी से अच्छे से धो लोगे रनिंग टैप वाटर में 5 मिनट तक, तो 70% तक वायरस तो वैसे ही निकल जाता है, तो इसलिए हम उसको धोने के लिए बोलते हैं। लेकिन आपने टीटी और रेबीज का वैक्सीन तुरंत लगवा लिया तो आप सेफ हो, लेकिन पूरा कोर्स जरूर करवा लीजिएगा। मारिया जान जी का सवाल है, सर नॉर्मल हेल्दी डॉग बाइट से भी रेबीज हो सकता है क्या? क्या कुत्ते में रेबीज वायरस जन्म से ही होता है या फिर पहले कुत्ते में वायरस आता है या फिर हमें होता है? एक रेबिड डॉग कितने दिन तक जिंदा रहता है? इनका सवाल बड़ा सही है, इन्होंने पूछा है। देखिए हेल्दी डॉग का मतलब ये होता है कि डॉग पहले तो हेल्दी होगा, जब दूसरा डॉग बाइट करेगा उसको तो उसमें रेबीज आएगा, और वो रेबीज के आने के बाद भी वो डॉग तब तक हेल्दी महसूस होता है जब तक उसके अंदर लक्षण नहीं आते। जब लक्षण आते हैं तब वो अपना व्यवहार उसका बदलना शुरू होता है, और जब उसके शरीर में जब रेबीज का वायरस चला जाता है तो वो डॉग दूसरे इंसानों में या दूसरे डॉग्स में तब तक नहीं फैला पाता जब तक उसमें लक्षण नहीं आ जाते, ठीक है। और जब लक्षण आ जाते हैं तो डॉग की मौत जो है विद इन 10 डेज हो जाती है, ये तो फिक्स है। लेकिन उसको रेबीज कितने दिन में होगा ये फिक्स नहीं है, कुछ में जल्दी हो जाता है, कुछ में लेट हो जाता है। इंसानों की तरह ही होता है, गर्दन पे अगर काटा है रेबीज अंदर जा रहा है तो जल्दी हो जाएगा, पैर पे काटा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा।
तो ये इतनी बात है। और जिंदा रहने की बात ये है कि अगर रेबीज के लक्षण आ गए तो उसके बाद में विद इन 10 डेज वो मर जाता है। और जन्म से रेबीज के जो डॉग होता है उसके अंदर रेबीज का वायरस नहीं होता। अगर उसकी मदर को, जो डॉग की मदर को पहले वैक्सीनेशन पूरा कोर्स करवाया गया है और उसके बाद में उसके बेबी का जो पपी है उसका जन्म हुआ है, तो 3 महीने तक तो उसके अंदर एंटीबॉडीज रहेंगी, तो रेबीज का इफेक्ट कम होता है। ठीक है। अब ये सवाल है, नील एक फ्रेंड है हमारे जो बॉडी बिल्डर हैं और कुछ जो है उन्होंने जब स्टीरॉयड लिए तो डॉग बाइट भी हुआ, उन्होंने पूरा कोर्स तो करवाया, उससे पहले भी उन्होंने करवाया, तो उन्होंने बोला है कि सर एक बार पर सर आज मुझे मेरे होम पेट का दांत लग गया था, स्क्रैचेज एंड ब्लड निकला, मैंने आज वैक्सीन लगवा लिया और पहले भी ले चुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? और सुस्टाट्रॉन जिससे क्या रेबीज का इम्यूनिटी कम तो नहीं होगा ना बॉडी में? देखिए नील जी, जितने भी जो स्टीरॉयड लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो मसल्स का बल्क बनाने के लिए, उनके क्या होता है, वो इम्यूनोस्प्रेसेंट की तरह काम करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी जब डेवलप होनी होगी उसको रोकता है। लेकिन जो आपने पहले वैक्सीन लगवा लिए उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब अगर आप स्टीरॉयड भी ले रहे हो और साथ में रेबीज का वैक्सीन भी ले रहे हो तो इम्यूनोस्प्रेशन होगा, उसकी वजह से रेबीज का जो वैक्सीन लिया है उसकी वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप स्टीरॉयड, अगर सिचुएशन इस तरह की सिचुएशन में हो तो आपको स्टीरॉयड बंद कर देने चाहिए और पूरा कोर्स करना चाहिए। और जब इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो इसमें आप देखिए स्टीरॉयड थेरेपी दैट आर शॉर्ट टर्म, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग वेट करते हैं, कुछ वैक्सीन का वेट कर सकते हैं, लेकिन रेबीज जानलेवा है तो हम वेट नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपको पूरा कोर्स करवाना है और स्टीरॉयड्स को कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। देखिए सीडीसी अटलांटा की वेबसाइट से भी मैंने लिया है, इन्होंने ये बोला है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, दे शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग पोस्ट एक्सपोजर थेरेपी अनलेस एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर कंडीशन। अगर ऐसी सिचुएशन है कि बंदा मर रहा है और उसको स्टीरॉयड देना बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज उसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बिल्कुल नहीं देने हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ये सब क्या होता है, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है उसको डेवलप होने से रोकती है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं देने हैं। और अगर जब आपने ले लिया है तो कई बार हम क्या करते हैं कि उसका एंटीबॉडी टाइटर भी करवाने के लिए बात करते हैं जब वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा हो गया है। तो आपको पूरा कोर्स लेना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। अगर आपका डॉग 10 दिन तक बिल्कुल अलाइव रहता है, 10-12 दिन तक, आप फिर उसके बाद में बाकी वैक्सीन छोड़ सकते हैं, ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि उसने जब आपको काटा उस टाइम उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस नहीं था। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन जब अननोन डॉग के साथ आ जाए तो आपको पूरा कोर्स करना है, आपको एंटीबॉडी का टाइटर भी करवाना है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अगला सवाल है संजू गोगोई जी का, मुझे बच्चे कुत्ते ने काटा था तो क्या मैं रेबीज ले सकता हूँ, वैक्सीन ले सकता हूँ? कोप गुरु जी का सवाल है कि सर क्या पप्पी के काटने से हो सकता है, क्योंकि मुझे आज मेरे विदाउट वैक्सीनेशन वाले पप्पी ने काट लिया। इसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढे हैं। ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि पप्पी ने काटा, 2 महीने की पप्पी ने काटा, 3 महीने की पप्पी ने काटा, तो मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आप जब इस पूरे पेज को पढ़ोगे, पॉज करके पढ़िएगा, आपको ये पता लग गया है कि कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह रहा है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको साइंटिफिक इसकी बात बता देता हूं कि देखिए, जब 2 महीने का, 3 महीने से छोटा पप्पी होता है, अगर उसकी मदर को, जब वो मदर के पेट में था, उसकी मदर को पहले वैक्सीनेशन लगा हुआ है और तो उस बच्चे के अंदर भी एंटीबॉडीज आते हैं मदर के प्लेसेंटा के थ्रू, और वो 2 से 3 महीने तक जो है बच्चे में रहते हैं। उसके बाद में जो है रेबीज होने का रिस्क रहता है। इन 3 महीने में उसको रेबीज होने का रिस्क ना के बराबर होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि 3 महीने से छोटे पपी में रेबीज का वायरस होता ही नहीं। वायरस की बात नहीं होती, उसके अंदर एंटीबॉडी होती है, वायरस अटैक नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपको, ये मेरी पर्सनल राय ये है, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, एक केस हुआ है जो एक बहुत बड़े जर्नल में छपा हुआ है कि एक 10 हफ्तों का मतलब 2.5 महीने का पप्पी जो था उसको रेबीज पाया गया था। लेकिन इसमें जो ये आप देख रहे हो सर्कल, इसको आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि जो उसकी जो मदर,
वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ द बिच वाज अनसर्टेन, यानी कि उसकी जो पपी की मदर थी उसका वैक्सीनेशन का किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उसके अंदर रेबीज हो गया। तो अगर मदर को वैक्सीनेशन हो रखा है तो उसकी एंटीबॉडी आएगी 2 से 3 महीने तक उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब कुछ और जो है ये पेज मैंने डाला है जानबूझ के, आप पॉज करके इसको पढ़िएगा और आपको कई तीसरे की चीजों का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तीसरे नंबर का जो मिथ है कि इफ आई वर बिटन बाय ए वैक्सीनेटेड डॉग आई डू नॉट नीड ए पोस्ट एक्सपोजर ह्यूमन रेबीज वैक्सीन, कि अगर मुझे डॉग ने काट लिया है और वैक्सीनेटेड है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा है कि अगर वैक्सीनेटेड डॉग भी अगर काट ले तो भी अपने डॉक्टर को आपको जाना है और वो आपके जख्म को देख के ही बताएगा कि आपको वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, आपको कितना रिस्क है वो देख के ही बताएंगे। तो आप इस पूरे पेज को पढ़ सकते हैं। फिर मुकेश मौर्य जी का है। मुकेश मौर्य जी बड़े अच्छे फ्रेंड है मेरे, और मुकेश मौर्य जी ने मुझसे पूछा कि आपकी मेहनत को हमारा सलाम, लेकिन आपसे एक शिकायत है, मेरी परेशानी को हल करें डॉक्टर साहब, मुझे चिंता हो रही है। एक बार रेबीज का टीका लेने के बाद मींस 5 इंजेक्शन लेने के बाद 3 महीने तक कुत्ता काटने पर टीका क्यों नहीं लगवाना है, क्या ऐसी कभी कोई केस रिपोर्ट हुई है? तो मैंने उनको कहा कि नाराज मत होइए, मैं वीडियो बनाता हूं, बताऊंगा उसमें। तो देखिए मौर्य साहब, आप समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर रिपीट एक्सपोजर हो जाए 3 महीने के अंदर पुराना प्रीवियस एक्सपोजर से और आपने कोर्स पूरा कर लिया है तो सिर्फ जख्म को धोना है। ओनली वुंड ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ना ही तो वैक्सीन चाहिए ना ही इम्यूनोग्लोबिन चाहिए। और अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया है तो फिर आपको जो है 2 ही वैक्सीन लगाने की जरूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं करने की जरूरत। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी की बात होती है तो वो कहता है कि जी 9 साल तक के उन्होंने देखा तो बहुत अच्छा खासा टाइटर था एंटीबॉडीज का, और वो कहते हैं कि अगर इसको बोलते हैं प्राइमरी वैक्सीनेशन, यानी कि एक बार जो लगवाया। दूसरी बात, जब भविष्य में जाके कभी काटता है तो वो कहता है कि जी मेमोरी सेल होते हैं बड़े अच्छे खासे, और उसके में अगर 2 और वैक्सीन लग जाए तो उसका इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है कि उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर तुषार राय जी का अगला सवाल है, ये इन्होंने मुझसे कल ही पूछा। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, और वो रैबिट डॉग को उन्होंने जो पिंजरे में डाला, डॉग थोड़ी देर बाद में मर गया होगा, और उन्होंने पिंजरा जो है वो जस्ट पड़ा रहा, उन्होंने साफ किया नहीं किया पता नहीं, उन्होंने वो टच किया और उनको चिंता हो गई कि कहीं उनको रेबीज तो ना हो जाए। उन्होंने हालांकि सैनिटाइजर से क्लीन भी किया, अच्छे से अपने पाम्स को धोया, तो क्या उनको रेबीज होने का रिस्क है? तो मैंने तुषार जी को बताया कि पहली बात तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी बात वो इस तरह से रेबीज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने सैनिटाइजर से हैंड भी क्लीन कर दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कंसेप्ट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें बताइएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम इसको भविष्य में भी कंटिन्यू कर पाएं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।